हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज नेक्स्ट लेक्चर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का और आज के लेक्चर का जो थीम है जिस पे वो बेस्ड है वो ये है कि किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट पे करंट कैसे निकालें, किसी भी पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालें, तो वो सारी बातें आज सीखने वाले हैं। और किसी सर्किट में करंट निकालने का एक नहीं 3 से 4 तरीके हम सीखेंगे। जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हो, वैसा अपन मेथड अप्लाई कर सकें। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर आपको समझ आया होगा। यदि आपको कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए, आप लापरवाही के साथ वीडियो ना देखें, लेक्चर को नोट करें, धीरे धीरे नोट्स बनाना चालू करें, प्रॉपर पढ़ें। आज से आपको होमवर्क भी देना हम चालू करेंगे, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए आ जाइए, बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सेकंड लेक्चर की। और सेकंड लेक्चर में सबसे पहला जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, जो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को रन करेगा, वो है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ जो है वो 2 तरीके के होते हैं, या किरचॉफ लॉ 2 होते हैं। पहला केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, और केवीएल का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। धीरे धीरे दोनों को पढ़ेंगे। ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है और ये इसका सेकंड लॉ है। चलिए, तो पहला लॉ देखते हैं, केसीएल। इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं। जंक्शन का मतलब संधि नियम भी कहते हैं, ठीक है। जंक्शन को हम, अब संधि नियम इसको क्यों कहते हैं वो अभी समझते हैं। देखिए, एक जंक्शन है, एक संधि है। संधि का अभी डेफिनेशन बताया था कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिल रही हों। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है और यहाँ से करंट I1 आ रही है, यहाँ से करंट I2 आ रही है, यहाँ से करंट जा रही है I3, और फॉर एग्जांपल यहाँ से करंट जा रही है I4। तो केसीएल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि जंक्शन से आने वाली धारा और जाने वाली धारा आपस में बराबर होती हैं, या ये कह सकते हैं आने वाली कुल धारा बराबर जाने वाली कुल धारा। दूसरा स्टेटमेंट होता है कि जंक्शन पर धाराओं का, करंट का कुल बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करेंट्स इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है एक ऐसा एडिशन जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटी जो भी जोड़ रहे हैं, करंट को जोड़ रहे हैं, वोल्टेज को जोड़ रहे हैं, जो भी क्वांटिटी आप जोड़ रहे हैं उसको साइन के साथ, सिंबल के साथ, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। तो बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम में जो भी क्वांटिटी आप जोड़ रहे हैं उसको साइन के साथ, चिन्ह के साथ रखना है। तो एडिशन जो होगा वो कौन सा होगा? बीजगणितीय योग। चलो समझते हैं। एक इसमें कन्वेक्शन है, मान्यता है, और मान्यता इतनी है कि जो इंटरिंग मतलब आने वाली धारा है, एंटरिंग करंट है, उसको लिया जाएगा पॉजिटिव, और जाने वाली जो धारा है, जो आउटगोइंग करंट है, उसको लिया जाएगा नेगेटिव, ठीक है। इस कन्वेक्शन को थोड़ा सा आप याद रखें। तो देखिए, यहाँ आने वाली धारा कौन सी है? I1 तो प्लस लेंगे, कौन सी आ रही है? I2 तो प्लस लेंगे। चीज़ें सिंपल हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाहर जा रही है तो क्या लेंगे? I3। ये बाहर जा रही है तो क्या लेंगे? I4 बराबर 0। तो हमने क्या कहा था, किसी जंक्शन पॉइंट पे आने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब सिंबल के साथ आपको धारा लिखनी है, क्या आएगा? 0। दूसरा, माइनस वाले को उधर लेके जाओगे तो इसका पहला स्टेटमेंट भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। जो धाराएं आ रही हैं वो धाराएं आपस में चली जाएंगी। इस नियम को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या आएगा? 0। आ रहा बात समझ में? दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है केसीएल का, वो ये है कि ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। मतलब यह है आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित है। मतलब समझ पा रहे हैं आप?
करंट है क्या, चार्ज का फ्लो है पर टाइम या पर सेकंड। तो चार्ज का भी फ्लो है तो जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज दूर चला जाएगा, जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना चार्ज आउट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे कोई चार्ज ना तो जनरेट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, मतलब ना तो कोई आवेश पैदा होगा ना खत्म होगा। तो ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, इस पर आने वाला जितना भी आवेश है वो जाने वाले आवेश के बराबर है। तो ये जो पॉइंट है इस पर कौन सा नियम लगेगा, आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना जो केसीएल है वो आवेश संरक्षण का नियम है। केवीएल खैर एनर्जी कंजर्वेशन का है, ऊर्जा संरक्षण का है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो आपको ये बातें समझ आ गई। चलिए एक पहले ऐसा करो, लिख लो। तो आप डालें किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, और पहला नियम लिखें केसीएल, किरचॉफ का धारा नियम या किरचॉफ का करंट लॉ, और कोष्टक में लिख दें संधि का नियम या जंक्शन रूल। ठीक, चलिए लिखिए, किसी जंक्शन पर या किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। लाइन चेंज करके ये भी लिख लीजिए, किसी संधि बिंदु पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, और जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा 0 होता है तो वहाँ ये लिख लीजिएगा, और कोष्टक में जहाँ कहीं भी स्पेस हो हाशिए में या इधर उधर वहाँ लिख लीजिएगा बीजगणितीय योग या एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि आप जोड़ रहे हैं उसको चिन्ह के साथ लेना है। चलिए ये डायग्राम बनाएंगे आप, और डायग्राम बनाने के बाद ये लिखेंगे एंटरिंग करंट पॉजिटिव लेनी है, जाने वाली नेगेटिव लेनी है। तो ये दोनों को आप इस तरह लिख के और नीचे लिखेंगे कि ये आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, चलिए हाँ जी, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे और डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने लिख लिया होगा, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिससे हम इस पूरी प्रोसेस को समझ पाएँ कि वास्तविकता में इसका यूज क्या है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बीएससी के इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें क्या है सर, ये तो हमको बचपन से ही आता है। चलिए आ जाइए फिर, बचपन से आता है तो कुछ सीखते हैं, इसका यूज समझो आप। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं, टोटल करंट बराबर जी, हाँ जी। फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी है जिसका वोल्टेज 8 वोल्ट है, और यहाँ एक रेजिस्टेंस है जिसका 4 ओम मान लेते हैं, और ये नाम इसका R1 है। एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ एक और रेजिस्टेंस है। चलिए ये हम मान लेते हैं R2, और इसका वैल्यू भी आप 4 ओम ले लीजिए। ये है R3, इसका वैल्यू आप 2 ओम ले लीजिए, और इस सर्किट को कर दीजिए बंद। अब आपको क्या करना है, किरचॉफ लॉ लगाते हुए करंट वाला आपको बताना है कि हमारा जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, एक तो फाइंड करंट इन रजिस्टर R1, R2 और R3, मतलब तीनों प्रतिरोधों में करंट का मान ज्ञात करो। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, एट पॉइंट बी, सॉरी, फाइंड द पोटेंशियल, विभव ज्ञात करो एट पॉइंट बी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल ज्ञात करना है। वैसे किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, लेकिन हमने स्पेसिफिक कर दिया है बी पॉइंट पे। तो चलिए सीखते हैं कैसे काम करेंगे। हम इसमें केसीएल लगाएंगे, करंट किरचॉफ लॉ लगाएंगे, और इसका मतलब होता है सिग्मा आई बराबर 0 किसी भी जंक्शन पॉइंट पे। तो इस सर्किट में जंक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ई है और एक
यदि ए ये बी हो गया तो बी पॉइंट कैसा है, जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो जंक्शन पॉइंट बी पर आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। तो यहाँ से यदि करंट आती है, इसका नाम यदि I1 दे दें हम लोग, तो I1 आ रही है और जा कौन कौन सी रही है, एक I3 जा रही है और एक I2 जा रही है। तो हम क्या लिखेंगे, एट जंक्शन पॉइंट लिख देते हैं। एट जंक्शन पॉइंट बी क्या देखने को मिलेगा सर, आने वाली धारा तो I1 है और जाने वाली धारा 2 है। हम I1 को कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है कोई भी यदि करंट फ्लो होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस के करंट फ्लो होती है। माना करंट ऐसे जा रही है किसी भी सर्किट में, तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा बी ए बी बी, तो यदि बी इज ग्रेटर देन बी बी होगा तभी क्या होगा, करंट का फ्लो होगा, क्योंकि जो धारा है वो उच्च वोल्टता से निम्न वोल्टता या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो यदि करंट जा रही है तो हम कैसे लिख सकते हैं, करंट का वैल्यू देखो, हम लिख सकते हैं I1 का वैल्यू होगा, करंट कहाँ से जा रही है, बी ए से जा रही है बी बी की तरफ, अपॉन प्रतिरोध कितना है हमारा 4 ओम। कहाँ से आया सर, B बराबर IR होता है और I बराबर क्या होता है V अपॉन R। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस R1 है तो BA माइनस BB अपॉन 4। चलिए I2 बताइए, I2 क्या लिखेंगे बताओ, I2 लिखोगे आप, करंट कहाँ से जा रही है, BB से, तो जा रही है तो हायर पोटेंशियल पे BV होगा और लोअर पोटेंशियल पे E पॉइंट होगा। तो क्या लिखेंगे, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन आपका रेजिस्टेंस कौन सा है, R2 है तो R2 लिख दीजिए। चलिए यहाँ क्या लिख दें, एक बार R1 लिख देते हैं। हम ऐसे निकालते हैं I3 कैसे निकालेंगे, कहाँ से जा रही है, B पॉइंट से, कहाँ जा रही है, C पॉइंट की तरफ, तो BV माइनस BC अपॉन R3। चलिए वैल्यू रखिए, I1 का वैल्यू BA कितना है, देखो हमने बताया था कि बैटरी यदि इस तरह लगी हुई है तो ये जो टर्मिनल है ये हायर पोटेंशियल पे होता है, मतलब 8 वोल्ट पे होगा, ये 0 वोल्ट पे होगा। तो ये टर्मिनल इस पॉइंट से टच है तो ये भी 0 वोल्ट पे, ये भी 0 वोल्ट पे, ये भी 0 वोल्ट पे और ये भी 0 वोल्ट पे। ये 8 वाला टर्मिनल यहाँ है तो 8 वोल्ट यहाँ होगा। तो चलिए वैल्यू रखो, I1 का वैल्यू कितना है, BA मतलब 8 माइनस BB पता नहीं सर, ये तो निकालना है। R1 कितना है देखो जी 4 ओम बराबर क्या देखने को मिलेगा, I2 BB पता नहीं, BE 0 है, सॉरी हाँ BB पता नहीं 0 है और BB पता नहीं है, BE 0 है, वैल्यू कितनी है जी 4 प्लस VB ये 0 है अपॉन 2। देखिए इसमें से 2 से कैंसिल आउट हो रहा है नीचे वाला पार्ट, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस BB अपॉन 2 BV अपॉन 2 प्लस VB। 2 का डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो फटाफट, 4 माइनस BB अपॉन 2 बराबर BA अपॉन 2 प्लस BB और BB। इसको भी उधर लेके जाएंगे तो 4 इक्वल टू ये टोटल बन जाएगा 3/2 और B/2 2BB बन गया और यहाँ से BB की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। तो हमारा एक आंसर तो मिल गया है कि जो B पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो 2 वोल्ट होगा, और जैसे ही ये मिल गया आंसर सभी आ गए। तो चलिए I1 कैसे निकालोगे फटाफट बताइए, I1 निकालोगे सर, I1 बराबर BA माइनस BB, 8 माइनस कितना आ रहा है BB 2 वोल्ट, डिवाइड किससे करोगे 4 से, तो 6/4 3/2 या 1.5 एम्पियर। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया 1.5 एम्पियर। चलिए I2 देखिए, हाँ जी कैसे निकालेंगे I2, BB माइनस 0, तो BB कितना आया 2 वोल्ट, 0 बटे कितना आएगा 4, ये आ गया 1/2 और 0.5 एम्पियर। तो हमारे यहाँ I2 वैल्यू कितनी होगी 0.5। चलिए I3 निकाल दीजिए, BV 2 माइनस 0 अपॉन 2, ये आ गई 1 एम्पियर। तो ये कितनी आ गई साहब 1 एम्पियर। तो आपको दिख भी रहा होगा आने वाली करंट कितनी 1.5, 2 भागों में बटेगी 0.5 नीचे चले गई, 1 वहाँ आ गई, तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा
लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, आर कितनी रही है 1.5 और ये 2 भागों में बट गई, यही तो हम समझा रहे थे आपको। ठीक है, तो ये तो समझाया, इस वजह से लेंथी आपको दिखाई दे रहा है। बाकी का फटाफट 8 माइनस बी भी लिखो, 4 लिखो, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट इस इक्वेशन पे आ जाते हैं और उसके बाद आंसर मिल जाता है। तो विद इन 1 मिनट में सवाल हो जाता है। ये लिख लीजिए, फिर अगला सवाल करवाते हैं आपको। ठीक है, चलिए। हाँ जी, देखो ये वही सवाल है अभी जो किया था, लेकिन इसको और सिंपल तरीके से करने की कोशिश करते हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं जिससे सवाल को किया जा सकता है, इतना लेंथी करने की आवश्यकता नहीं है। तो 8 वोल्ट का बैटरी लगा है, माना यहाँ से निकलने वाली करंट I1 है और ये 2 भागों में बटी हुई है, I3 और I2। ठीक, तो ये देख के बताओ, हमसे पूछा क्या आया इस बार क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, मतलब सर्किट की टोटल करंट बताओ। तो टोटल करंट जो बैटरी से निकल रही है उसको बता दो। I1 निकालना चाहते हैं तो टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, I1 आ जाएगी। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, देख पा रहे हैं आप लोग। इसको ऐसा भी बना सकते हैं, देखो डायग्राम को फटाफट देखो, ये लो जी, ये दोनों डायग्राम सेम है। ये 8 वोल्ट का हो गया, ये 4 ओम का, ये 4 ओम का, ये 2 ओम का, इसको हमने यहाँ जोड़ दिया नीचे ले जाके। तो दोनों किस में है, पैरेलल में। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन शो करोगे, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और ये पैरेलल होके किस में जुड़ जाएंगे फिर, इसमें। तो क्या हो जाएगा, सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखो जरा, आर टोटल बराबर, इन दोनों का पैरेलल सोल्व करें, क्या नाम है इनके, R2 और R3। तो R2 मल्टीप्लाई बाई R3 अपॉन R2 प्लस R3, ये हो गया तरीका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का। आपको बता देते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R2 प्लस 1/R3। इसको लिखा जा सकता है R2 R3 R2 प्लस R3 1/R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे R2 R3 R2 प्लस R3। चलिए ठीक है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व होने के बाद किस में जुड़ेगा, R1 में। तो ये क्या आ गया टोटल हमारा रेजिस्टेंस सर्किट का। R1 कितना है, 4 है सर। R2 कितना है, वो भी 4 है, 2, 4 प्लस 2, 4 प्लस 8/6, हाँ जी 4 प्लस क्या लिख सकते हैं इसको 4/3, और 12 इसको लिख सकते हैं 16/3। तो हमारा जो R टोटल है वो कितना आ गया 16/3। तो देखो करंट कैसे निकालेंगे, I1 बराबर टोटल वोल्टेज 8, R टोटल 16/3, या 8 मल्टीप्लाई बाई 3/16, कैंसिल आउट कर दो 2। देखो आंसर आया कि नहीं आया। I1 कितना था 3/2, मिल गया आपको, क्योंकि ये करंट जनरेट हो रही है, वो टोटल करंट निकाल दी। अब आप कहोगे सर इस मेथड से आपने I1 तो निकाल दी, हमको I3 I2 निकाल के बताओ वो कैसे निकालेंगे। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से I1 जा रही है, 2 भागों में बट रही है, ठीक है। तो अब हमको यहाँ से जाने वाली करंट को कैसे बांटना है 2 भागों में, वो तरीका सीख लो, ठीक है। चलिए हाँ जी, वो तरीका सिखाते हैं जिससे इस करंट को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक बात बताओ, इसको थोड़ा और बेसिक से समझें कि ये तो करंट जा रही है आपकी I1 और फिर 2 भागों में बट रही है। एक तो ये रही I3 और दूसरी इसको ऐसे बना लेते हैं I2। यही तो कंडीशन हो रही है, आने वाली जो करंट है 2 भागों में बट रही है, आने वाली करंट 2 भागों में बट रही है, ठीक। यहाँ R3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ R2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये डायग्राम सिंपल बनाने के लिए, समझाने के लिए ऐसा बना दिया गया है, ठीक है। आने वाली करंट 2 भागों में बटेगी, तो किस रेशो में बांटे। देखो ये दोनों के टर्मिनल एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, इन दोनों के टर्मिनल एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, ठीक है। यदि ये पॉइंट बताया ना ABCDE है, तो यदि ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा B, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा D, ठीक। चलिए समांतर क्रम में यदि 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तो कौन सी चीज बराबर होती है, वोल्टेज। तो R3 के सिरों पे जो वोल्टेज होगा
वही किस किस रो पे वोल्टेज के बराबर होगा, R2 के पे। R3 का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, I इंटू R, तो I3 इंटू R3। इसके रो पे वोल्टेज कितना है, I2 इंटू R2। तो हम क्या देख रहे हैं सर, I3 अपॉन I2 का जो रेशो है ना वो R2 अपॉन R3 आ रहा है, और यही हमारे आंसर का एक क्लू है। इसी से आपका आंसर आएगा कि आप करंट को ऐसे बांटो कि आपका रेशो R2 अपॉन R3 के इक्वल आ जाए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2, वैल्यू ऑफ R2 इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3, 2। ये लो जी। तो आपको जो करंट बांटनी है वो बांटनी है 2:1 में। किसमें बांटनी है जी, 2:1 में। चलिए बांट देते हैं करंट को 2:1 में। हाँ जी, करंट को 2:1 में कैसे बांटे, देखो टोटल करंट कितनी है 3/2। हाँ जी, I3 बांटनी है, टोटल कितने हैं 2 और 1 3 भाग। I3 किसके बराबर है, दूसरे भाग के, और टोटल करंट का कितना है 3/2। नहीं आया बात समझ में, वापस समझा रहे हैं कैसे निकालेंगे। I3 टोटल का 2 और 1 3 का कितना भाग है, दूसरा भाग, तो तीसरे का दूसरा भाग I3 है, तो इसका हमने 3/2 के साथ निकाला तो पता चलेगा आपको, दैट इज द 1 एम्पियर। क्या आ गई, I3। I2 कैसे निकालें सर, टोटल कितना है 2 और 1 3। I2 को कितना भाग है 1/3 किसका भाग है, टोटल का। टोटल कितना करंट था 3/2, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ये लो जी आंसर आ गया। आया कुछ समझ में क्या कह रहे हैं। इस तरह हम I3 और I2 को 2 भागों में बांट सकते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आ रहा है कुछ समझ में। चलिए थोड़ा आपको कठिन भी लग सकता है लेकिन इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। हम दूसरा होमवर्क के लिए दे रहे हैं, कोशिश करना नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए फिर अगला टॉपिक पकड़ते हैं। तो आपको किरचॉफ का जो करंट लॉ है उस पर हमने 2 न्यूमेरिकल करवा दिए हैं और 2 आपको घर करने के लिए दे रहे हैं होमवर्क कॉपी में। सारे न्यूमेरिकल करने लापरवाही मत करना, ठीक है। चलिए एक ऐसा करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है करंट को बांटने वाला, ये एक बार और समझा देते हैं आपको, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल एक बार और समझते हैं, ठीक है। हमारी करंट आ रही है I बराबर 3 एम्पियर आ रही है, 3 एम्पियर आ, चलो 3 एम्पियर आ रही है, ठीक। और इस रेजिस्टेंस में करंट मिल रही है आपको I1 और इसमें मिल रही है I2। अब आपको 3 एम्पियर की करंट को I1 I2 बांटना है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 5 दे रखा है। हो गए कंफ्यूज, कैसे बांटे सर। ये तय है कि I1 और जो I2 का रेशो है वो ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को उल्टा कर दो। I2 5 पे जा रही है तो 5 यहाँ कर दो और 2 यहाँ कर दो। कि सर I1 और I2 का जो रेशो है ना 5/2 में होगा। टोटल करंट का 5वां भाग तो I1 के पास होगा और टोटल करंट का दूसरा भाग I2 के पास होगा, क्योंकि रेशो बता रहा है। ये कहाँ से आया, समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होते हैं, तो 2 इंटू I1 बराबर 5 इंटू I2। हमने क्या निकाला I1 अपॉन I2 बराबर कितना आ गया 5/2। बात आई समझ में। तो टोटल करंट का 5वां भाग क्या है I1, तो I1 कैसे निकालेंगे। टोटल करंट 5 और 2 7 भाग है, उसमें से 5वां भाग किसका है, 5 और 2 7 भाग टोटल है। 5वां भाग किसका है I1 का, और ये 7 में से 5वां भाग टोटल करंट का, टोटल करंट है 3 एम्पियर, तो क्या लिखेंगे 15/7 एम्पियर है I1। और I2 कितनी है जी, I2 है टोटल कितना है 5 और 2 7 का कौन सा भाग, दूसरा। टोटल करंट कितनी 3 एम्पियर, तो देखो 6/7 I2, और आप इन दोनों को जोड़ लें 15 और 6 21, वही 3 एम्पियर आ जाएगा। आया बात समझ में। यहाँ कितनी जाएगी I1 15/7 एम्पियर, ये कितनी जाएगी 6/7 एम्पियर। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 एम्पियर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूमेरिकल दे रहे हैं, आप इसको फटाफट समझो। हाँ जी चलिए होमवर्क के लिए लिख लीजिए एक सवाल।
यहाँ है आपका 6 वोल्ट और एक रजिस्टेंस जुड़ा है दैट इज़ 5 ओम, और एक यहाँ रजिस्टेंस है दैट इज़ 10 ओम, यहाँ रजिस्टेंस है 5 ओम और यहाँ रजिस्टेंस है 15 ओम। ये हो गया सर्किट बंद। तो आपको R1, R2, R3 और R4 चारों में धारा का मान निकालना है। ठीक है, पहला टारगेट क्या है? फाइंड द करंट इन, हाँ जी, R1, R2, R3 और R4। ठीक है, सब में क्या निकालना है? धारा का मान निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट है जंक्शन पॉइंट, इसका नाम हम बी दे रहे हैं, आप सीरियल से लिख देना ABC। तो आपको फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब बी निकालना है। दूसरा जो क्वेश्चन है इसी में, वो है इसी न्यूमेरिकल को इजी मेथड से करना, जो अभी बताया था करंट को डिवाइड करने वाला, उससे सॉल्व करना, चाहे आपको कठिन लगा हो चाहे सरल लगा हो। ठीक है, आप दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तीसरा मेथड अभी बता रहे हैं, चौथा भी बताएंगे, टेंशन मत करो कि ये दोनों मेथड कैसे लग रहे हैं। इन दोनों को सीखो, KBL में नेक्स्ट मेथड बताएंगे, जो इम्पिडेंस मैट्रिक्स बनाएंगे फिर नेक्स्ट मेथड बताएंगे, वो और भी ईजी है। ठीक है, इजी की कोई लिमिट नहीं है, जो सिखाया जा रहा है वो सीखो। कॉपी में, नोटबुक में ये तुरंत नोट करना और होमवर्क पूरा करना। जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख दो, टेलीग्राम चैनल पे बता दो, ग्रुप पे बता दो, दोबारा लेक्चर में चीज़ें आ जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला जो हमारा एक और न्यूमेरिकल करवा दें क्या? चलिए एक और करवा देते हैं, एक और करवा देते हैं। या फिर घर के लिए दे दें, या टाइम बच जाएगा। न्यूमेरिकल है अगला, ज़्यादा ऐसा करते हैं, सिंपल ही ले लेते हैं। ये 8 वोल्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है, और ये वही 4 ओम ले लेते हैं। ये नेक्स्ट है, ये भी 4 ओम ले लेते हैं, ये 2 ओम ले लेते हैं। लेकिन नया क्या करते हैं? नया ये करते हैं कि यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं, दूसरी 6 वोल्ट की। तो एक ऐसा सर्किट है जिसमें 2 बैटरी लगी हुई है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं कि एक ही न्यूमेरिकल को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या तरीके पता चले। यदि हमने न्यूमेरिकल बदल दिया ना, तो आपके दिमाग में न्यूमेरिकल बेस्ड तरीके बन जाएंगे, जबकि हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में न्यूमेरिकल से तरीके बने। बात आ रहे समझ में? जैसे अलग अलग एग्जाम्पल दिए तो आपको लगेगा यार उस एग्जाम्पल ये तरीका लगता है, उस एग्जाम्पल में ये तरीका लगता है। ऐसा नहीं, एक ही एग्जाम्पल में सारे तरीके लगाओ, जिससे आप तरीके लगाना सीख जाओ। ठीक है, चलिए इसमें अब 2 तरीके तो बता दिए। पहला पोटेंशियल डिफरेंस वाला है, किरचॉफ का करंट लॉ से, दूसरा ट्रिक से बताया। अब थोड़ा एडवांस सवाल आ गया है, 8 वोल्ट और 6 वोल्ट आ गए, अब कैसे सॉल्व करेंगे? फिर और थोड़ा सा एडवांस आएगा, फिर देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारे पास तो वही तरीका है। इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको दे रखा है, फाइंड द करंट, मतलब धारा का वैल्यू पता लगाना है, किसमें? इन R1, R3 और R2, इन R1, R2 और R3 में। ठीक है, करंट का वैल्यू अलग अलग आएगा क्योंकि एक बैटरी और लगी हुई है। तो चलिए जंक्शन पॉइंट कहाँ है भाई? ये रहा। नाम क्या दे दें इसका? नामकरण संस्कार कर दें, ABCDE और F। यदि यहाँ से करंट जा रही है आपकी I1, तो नाम दे दिया I1। यहाँ कितनी जा रही है सर? यहाँ जा रही है करंट आपकी I2, और यहाँ जो करंट जा रही है आपकी वो जा रही है I3। ठीक है, तो I1 जो करंट आई 2 भागों में बट गई, और यही हमारा KCL है, करंट किरचॉफ लॉ। तो क्या लिखेंगे? आने वाली धारा अकॉर्डिंग टू
किरचॉफ लॉ के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे साहब, I1 बराबर I2 प्लस I3। तो सीधा कर रहे हैं, देखो I1 8, मतलब ये जो पॉइंट है वो 8 वोल्ट पे होगा। I1 का मतलब क्या है, 8 माइनस BB अपॉन कितना रेजिस्टेंस है 4 बराबर I2 देखो BV 6, BV माइनस 6 अपॉन 2 प्लस I3 देखो BB माइनस 0 अपॉन 4। बात आया, पहले ये नहीं था तो सीधा जीरो पोटेंशियल आ रहा था, लेकिन अब BB और 6 के बीच में करंट है तो हमने क्या लिख दिया, BB माइनस 6। हाँ जी देखो कैंसिल हो रहा है, 8 माइनस BB अपॉन 2 का भाग लगा दीजिए, 2 BB माइनस 6 या तो 1 आ जाएगा प्लस BB अपॉन 2। चलिए इधर लेके आते हैं इसको, 2 का डिवाइड लगाएंगे, 4 माइनस BB अपॉन 2 बराबर, हाँ जी BB माइनस 6 BB अपॉन 2। चलिए तो हम क्या देख रहे हैं, B को उधर ले जाते हैं, 6 को इधर ले आते हैं, तो 4 प्लस 6 बराबर BB और BB बाई 2 3B/2, ये हो गया 2BB और हमको मिल जाएगा BB इक्वल टू 5 वोल्ट। तो चलिए एक आंसर आ गया आपके पास, ये जो पॉइंट होगा यहाँ कितना वोल्टेज होगा 5 वोल्ट। तो सीधा कॉन्सेप्ट है, आप अपने कॉन्सेप्ट से कभी ना भटकें। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जंक्शन पे KCL लगा दो, KCL लगा दिया, जो मिला वो लिख दिया, ठीक। चलिए फिर तो क्या रह गया है सवाल में, I1 निकालने का तरीका क्या है, 8 माइनस 5 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4, तो 8 माइनस 5, हाँ जी क्या लिखोगे बताओ, 8 माइनस 5 3/4 मतलब 0.75 एम्पियर की करंट है इसमें। I2 देखो, I2 क्या कहती है जी, I2 कहती है BB माइनस 6, 5 माइनस 6/2, हाँ जी कितना आया माइनस 1/2 बराबर माइनस 0.5। ओहो ये क्या आ गया, माइनस करंट आ गई। इसका मतलब पता है क्या है, माइनस क्यों आया है, माइनस यूँ आया है कि ये आपको बता रहा है कि आपने करंट की जो डायरेक्शन मानी है ना वो ऐसे नहीं है, वो उल्टी है। तो करंट तो इस पूरे सर्किट में BC में जाएगी तो 0.5 एम्पियर, लेकिन माइनस का सिंबल आपको बता रहा है कि करंट को I2 ऐसे ना लेके उल्टी दिशा में लेना है, ठीक है। तो ये बात यहाँ प्रूफ करती है कि किरचॉफ लॉ को आप जिस डायरेक्शन में आपकी इच्छा हो उस डायरेक्शन में लगा दो। माइनस आया तो समझ जाना कि उल्टी डायरेक्शन में लगाना है, और प्लस आया तो समझ जाना पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है। यदि आपसे उल्टी डायरेक्शन में लगे या सीधी डायरेक्शन में लगे, आंसर सही आएगा, आंसर में कभी गलती नहीं आएगी। तो ये सब समझो कि आंसर गलत आया, आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। करंट कभी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन की वजह से वो कैसी है, नेगेटिव। चलिए I3 निकालते हैं। I3 बराबर कितना आया, BB माइनस BE, वाट इज द BB, 5 माइनस 0 अपॉन कितना है जी 4, लो जी 5/4 आ गया, और 5/4 को आप सॉल्व करके देखो कितना आएगा 1.25 एम्पियर। अब करंट लॉ को प्रूफ तो करके देखते हैं, 1 कितना है 25 एम्पियर। देखो यहाँ से कितनी आ रही है 0.75, ओके। इसने बताया माइनस में, इसका मतलब यहाँ से कितनी आ रही है 0.5 एम्पियर, 0.75 आ रही है, इधर से 0.5 आ रही है, जुड़ के कितना हो जाएगा 1.25। तो देखो 1.25 लिखा, इधर से कितनी आई 0.75, इधर से 0.5, रिजल्ट कितना आया 1.15, ठीक है। चलिए तो वापस प्रूफ हो गया कौन सा, किरचॉफ का लॉ। और ये एक नया तरीका है, अगला सवाल दे रहे हैं आपको खुद करना है, ठीक है। चलिए तो होमवर्क में आप सवाल लिख लीजिए एक, हाँ जी। किरचॉफ लॉ को उल्टा सीधा है ना, किरचॉफ लॉ को उल्टा सीधा किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को कभी लास्ट में नेगेटिव आ जाए तो घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो माना है वो
उल्टी डायरेक्शन में, आपका रिजल्ट बिल्कुल ठीक है। चलिए देखें, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये एक प्रतिरोध लगा दिया, ये अगला प्रतिरोध लगा दिया, और यहाँ आपको दे दिया एक और प्रतिरोध, यहाँ एक बैटरी लगा दी। ठीक है, चलिए यहाँ इस बार जो है वो 10 वोल्ट है, यहाँ इस बार जो है वो 5 वोल्ट है, ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, और ये वापस हम चलो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या ले सकते, 20 ओम ले। ठीक है, तो आपको वही करना है, तीनों में करंट बतानी है और इस पॉइंट पे क्या बताना है, पोटेंशियल। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है केबीएल। फटाफट लिखो। हाँ जी, अब अगला जो रूल पढ़ाया जा रहा है केबीएल, ये और भी इम्पोर्टेंट रूल है, इसको आप अच्छे से समझ लें। ठीक है, देखो इस रूल का स्टेटमेंट समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं या पहले सर्किट बना लेते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी हो गई और एक लगा दी हमने रजिस्टेंस, इसके साथ एक और रजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ सर्किट को कर दिया क्लोज। यदि ये ई पोटेंशियल है इसके सिरों पे और इसका वैल्यू यदि हम R1 मान लें, इसका वैल्यू यदि हम R2 मान लें और जाने वाली यदि करंट आई है, तो सीरीज में करंट कैसी होती है, हमेशा समान होती है। आप ये बात नोट भी कर ले कहीं भी, यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके जितने भी एलिमेंट जुड़े हैं, रेजिस्टेंस हो, कैपेसिटर हो, उन सब में यदि सीरीज में आपके रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं तो आपकी करंट इक्वल होगी, और यदि पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस जुड़ रहे हैं तो आपके वोल्टेज इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। तो इसमें क्या होगा, सब जगह करंट बराबर होगी क्योंकि सीरीज है, और पैरेलल यदि है तो ध्यान रखना हमेशा करंट बराबर नहीं होगी, वोल्टेज बराबर होगी, और यहाँ क्या होगी, वोल्टेज अलग अलग होगी और यहाँ करंट अलग अलग होगी। चलो ऐसा कर लेते हैं, बात आई समझ में। सीरीज में करंट बराबर होगी, वोल्टेज अलग अलग होगा, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होगा, करंट अलग अलग होगा। क्यों होता है, 12th क्लास में अच्छे से समझाएंगे, अभी हम ज़्यादा समय इसमें खराब नहीं करेंगे। चलिए, वैसे आपको आता होगा, सभी आप लेक्चरर बनने वाले हैं, भाभी लेक्चरर हैं, कोई केबीएस का लेक्चरर होगा, कोई नवोदय विद्यालय समिति का लेक्चरर होगा, और कोई आरपीएससी को सुशोभित करेगा, तो लेक्चरर तो आप है ही। चलिए फिर भी तो हमें बहुत गर्व है कि हम लेक्चरर्स को पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। छोटी छोटी बातें यदि आपको बताएं तो आप ऐसा मत समझा करो कि सर हमको बता रहे हो आप, हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो परम ज्ञानी हैं सर, कुछ दिन बाद हम आप ही जगह खड़े हो जाएंगे, हम लेक्चरर बन जाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे। भाई वो सब बात ठीक है, बेसिक रिक्वायरमेंट जो हैं, फंडामेंटल जो हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि इनकी वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। ठीक है, ये जो बताया ना आपको अभी, वोल्टेज इक्वल है, करंट इक्वल है, ये इसमें तो नहीं पूछा, मतलब करंट के और वोल्टेज की टर्म में तो नहीं पूछा, लेकिन स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा गया था कि कौन सी चीज़ कांस्टेंट है। ये आरपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। यदि ये जिसको समझ में आ गया होगा ना, वो उसका जवाब भी दे देगा। ठीक है, कोई भी चीज़ फालतू नहीं करवा रहे, हर चीज़ काम की है। आ जाओ, घबराओ मत। ये देखो ई वोल्टेज, अब इसका स्टेटमेंट सुनो। ये कह रहा है कि किसी भी परिपथ में बंद लूप, कोई परिपथ है, ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, और भी इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, किसी भी बंद परिपथ में, ये बंद परिपथ है, तो किसी भी बंद परिपथ में या किसी भी बंद लूप में निश्चित दिशा में चलने पर, ऐसे चले, निश्चित दिशा में चलने पर टोटल वोल्टताओं, कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या आएगा, 0। वापस सुन लो, वापस बता रहे हैं भाई, किसी बंद लूप में, किसी भी बंद लूप में निश्चित दिशा में चलने पर टोटल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 आएगा। प्रूफ कर लेते हैं। अब ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ए है,
ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ से चलना चालू कर रहे हैं। देखो A से चले, पहले क्या मिला माइनस। हम क्या देख रहे हैं, हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं तो हमको नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ E होता है, यहाँ 0 होता है, इसका मतलब हमको पोटेंशियल का फ़ायदा हो रहा है। तो आपको क्या लेना है, प्लस E। बात आया समझ में, क्या लेना है, प्लस E। यदि आपको पोटेंशियल का फ़ायदा हो, आप ज़्यादा पोटेंशियल की तरफ जाएं तो आप क्या लोगे, प्लस E। सीधा तरीका भी बताएंगे, पहले एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट लगता है वो सीख लो। आ जाओ फिर, करंट आगे जा रही है। ओके, करंट हमेशा हायर टू लोअर जाती है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाती है। तो इसका मतलब ये है कि यदि यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ E है और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, गिरेगा कितना, हम जा रहे हैं हायर टू लोअर, हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो -IR1। फिर आ जाओ नीचे, करंट कहाँ जाएगी, हायर टू लोअर, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमारा क्या होगा, हम ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, हमारा पोटेंशियल घट रहा है तो क्या लिखेंगे, IR2। दूसरा तरीका क्या है, जब आप रास्ते से जा रहे हो और आपके रास्ते में बैटरी मिल रही है, ठीक है, सीधा तरीका बता रहे हैं। इसका यदि पोटेंशियल E है तो आप करंट की दिशा में ही चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सेकंड वाला साइन लेना है, माइनस, या ये कह सकते हैं हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपको घट के मिल रहा है तो माइनस ही ले लिया, ठीक है। ये आपके चलने की दिशा है, इसको आप नोट कर लेना, ये आपको समय समय पे मार्गदर्शित करती रहेगी, चलने की दिशा, और ये है धारा की दिशा। दूसरा देखो, तरीका देखो दूसरा, ये बैटरी है और करंट ऐसे जा रही है और आप इस बार जो है ऐसे चल रहे हैं उल्टी दिशा में। तो आप ऐसे चल रहे हो, करंट ऐसे मिल रही है, तो चलने की डायरेक्शन देखो। यदि इस पे पोटेंशियल E है तो हम लोअर पोटेंशियल कहाँ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ। हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो क्या लेंगे, प्लस E, ठीक है। चलिए और देखिए, एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट I जा रही है, इसका प्रतिरोध R है और आपकी चलने की दिशा इसी दिशा में है। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं तो क्या करोगे, -IR, सेकंड वाला साइन लोगे, ठीक है। यदि आपका प्रतिरोध है, धारा आपकी इस दिशा में है और आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो धारा तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगी, लेकिन आपकी चलने की दिशा इस बार नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, मतलब आपको पोटेंशियल का फ़ायदा हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, +IR। सेम यहाँ पे है, आप यदि ऐसे जा रहे हैं तो आपको पोटेंशियल घट के मिल रहा है तो माइनस ही लिखेंगे, आप ऐसे आ रहे हैं तो पोटेंशियल का फ़ायदा हो रहा है तो प्लस ही लिखेंगे। बात आ गया समझ में, नहीं आया, फॉलो कर लो। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, पोटेंशियल का फ़ायदा हुआ +C, फिर देखा नुकसान हुआ -IR, फिर देखा नुकसान हुआ -IR2। सिंपल तरीका क्या है, इधर चलिए, अगला वाला साइन कौन सा है, प्लस वाला, तो प्लस ले लिया। अगला वाला साइन कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस ले लिया। अगला वाला साइन कौन सा है, माइनस वाला। सोचो ही मत, अगर नेक्स्ट जो साइन है, नेक्स्ट जो चिन्ह है वो ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, हमारा स्टेटमेंट क्या था कि किसी क्लोज लूप में टोटल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग कितना आता है, 0। तो उसने प्रूफ कर दिया है। ये प्लस माइनस एल्जेब्रिक सम को, बीजगणितीय योग को बता रहे हैं कि आपको चिन्ह के साथ लेना है, और ये टोटल आपका जो वोल्टेज का एडिशन है एल्जेब्रिक सम, वो कितना आ गया, 0। तो आप पहले लिख लें। लिखिए किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम और लिखें KVL, किरचॉफ का वोल्टेज नियम KVL, और इसको लूप का नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसको लूप का नियम भी कहते हैं, उसको जंक्शन कहते हैं, इसको लूप का नियम कहते हैं। चलिए लिखिए, किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में निश्चित दिशा में चलने पर
सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी निश्चित दिशा में चलने पर सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे किरचॉफ का वोल्टता का नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक, किरचॉफ का दूसरा नियम, अगले लाइन से लिखना, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो एनर्जी कंजर्वेशन में डिपेंड क्यों करता है? यदि इसमें मतलब हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, चार्ज ही तो फिल हो रहे हैं। और हम क्या जानते हैं, जो ऊर्जा होती है U बराबर क्या होती है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि हम इसमें से चार्ज का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगी, ऊर्जा। और टोटल ऊर्जा कैसी है, कांस्टेंट, या टोटल ऊर्जा कितनी आ रही है, 0। तो ये किस तरह का लॉ है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक है, चलिए फटाफट से डायग्राम बनाइए। समझने के लिए साइन आप बना सकते हैं और यहाँ छोटे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जब हम लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जाएंगे तो हमको पोटेंशियल का फायदा हो रहा है, इस वजह से हमने प्लस ई लिया है। जब हम करंट हमेशा हायर टू लोअर जाती है और जब हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब यदि यहाँ पे पोटेंशियल ई है तो यहाँ कुछ घट के मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करेगा, विभव का पतन करेगा, उसको घटा देगा। कितना मिलेगा, E माइनस आई आर वन। यहाँ E माइनस आई आर वन है, लेकिन ये क्या करेगा, और घटा देगा। तो कितना मिलेगा इस पॉइंट पे, E माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। बात आया समझ में क्या कह रहा है? चलिए इसको डायग्राम को बनाइए, इस तरह आप इसको लिख लीजिए और ये सिंबल भी आप लिख लीजिएगा 1 2 3 4। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए 2 सिंबल और बताएंगे, पहले इनको लिख लो फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, चलिए 2 चीजें और समझते हैं। एक होता है आवेशन मतलब चार्जिंग, और एक होता है निरावेशन मतलब डिस्चार्जिंग। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यदि इसका पोटेंशियल डिफरेंस E है या इसका जो EMF वो E है, और प्रतिरोध जो है रेजिस्टेंस उसका वैल्यू R है, R ओम, स्मॉल r ओम। ठीक है, यहाँ स्मॉल r इसलिए लिखा है क्योंकि ये हम इस बैटरी, ये जो R है, ये जो प्रतिरोध है, ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध के रूप में ले रहे हैं, इस वजह से हमने स्मॉल r लिख दिया। तो हम देखते हैं यदि यहाँ से करंट चालू हुई तो यहाँ भी पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पहुँचेगी और ऐसे ही वापस आ जाएगी। तो वही लॉ लगाइए आप। ठीक है, इस पॉइंट से चलना चालू करते हैं। अच्छा, बी क्या है, बी है जो ए बी के सिरों पे कितना पोटेंशियल मिलेगा, ये बी होता है। ठीक है, चलिए तो करंट यहाँ से जा रही है, तो देखो करंट पॉजिटिव से कहाँ जाएगी, नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलिए ए पॉइंट से चालू करते हैं, क्लोज लूप में हम ऐसे चलेंगे, एक निश्चित दिशा, ए से चले माइनस मिला, माइनस के बाद क्या है प्लस, दूसरा वाला साइन ले लो प्लस ई, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे, पी प्लस ही लेंगे। पॉजिटिव से कहाँ पहुँचे, नेगेटिव की तरफ, ये दूसरा वाला साइन क्या है, माइनस आई आर। हाँ जी, चलो इधर देखो, ये लेंगे माइनस, बी बराबर 0, और बी बराबर यदि हम निकालें तो कितना आ जाएगा, ई माइनस आई आर। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम में काम आएगा। ये क्या है, ये है सेल और उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण टोटल टर्मिनल वोल्टता, या इसके ए बी के सिरों पर टोटल वोल्टेज क्या है, बी बराबर ई माइनस आई आर। इस सिचुएशन में यदि करंट जो है सेल से बाहर निकल रही है और यदि ये इक्वेशन बन रही है, तो ये इक्वेशन होती है सेल के आवेशन मतलब चार्जिंग की स्थिति, ये है चार्जिंग स्टेट ऑफ एनी सेल। ठीक है, सॉरी डिस्चार्जिंग, ओहो गलती होगी, निरावेशन, डिस्चार्जिंग, क्योंकि इस केस में चार्ज जो है, सॉरी इस केस में जो सेल है वो क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, अपने अंदर से ऊर्जा को रिलीज कर रहा है। इधर देखो, हम ये क्या देखते हैं, यदि ई पोटेंशियल है, ये आर है और ये वोल्टेज है, इसके सिरों पर ए और बी के सिरों पर वोल्टेज है, तो देखो
हमेशा सेल से यदि करंट बाहर निकल रही है तो वो कौन सी स्थिति होगी, निरावेशन की, मतलब सेल जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में है। और यदि करंट सेल के अंदर इंटर कर रही है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो ये स्थिति होगी आवेशन की स्थिति। किसकी होगी, आवेशन की स्थिति, मतलब चार्जिंग की कंडीशन होगी। इस सिचुएशन में सेल जो है वो चार्ज हो रहा होगा, और यहाँ जो बी का वैल्यू है वो मिलेगा E+IR, घट के नहीं मिलेगा, बढ़ के मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो हमने सेल के निरावेशन की स्थिति और आवेशन की स्थिति पे बात की। तो अब हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं, किसका, KVL का। चलिए, हाँ जी, एक न्यूमेरिकल देखें। चलो पुराना वाला ही न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे उसी में कॉन्सेप्ट बने। पुराने वाला जो न्यूमेरिकल था, यहाँ था 8 वोल्ट और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा था, चलिए ये था 4 ओम, जिसको नाम हमने R1 दिया था, ये R2 था, ये 2 ओम था, ये R3 था जिसका वैल्यू 4 ओम था। ये ऊपर की तरफ हमारी करंट जा रही है। हमने इस सर्किट में R1, R2, R3 में जो करंट है वो दो तरीके से निकाल दी थी। पहला किरचॉफ का करंट लॉ लगाया था इस पॉइंट पे, दूसरा ट्रिक मेथड बताया था, आसान मेथड, इजी मेथड। अब देखिए तीसरा टाइप, जिससे इस R1, R2, R3 में करंट निकाली जा सकती है। तो हमारे पास दो लूप बन गए, ये पूरा नेटवर्क है और नेटवर्क में दो लूप है। लूप नंबर 1 मतलब एक बंद परिपथ ये रहा, और दूसरा जो बंद परिपथ है वो है ये रहा। दो लूप हैं इसमें, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ वोल्टेज का कहता है कि आप एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ, सभी वोल्टेज को जोड़ दो। आप एक ही डायरेक्शन में चलते जाओ, सभी वोल्टेज के जोड़ दो, तो आप KVL अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए पहले लूप की बात करते हैं, प्रथम लूप से या फ्रॉम फर्स्ट लूप, ठीक है। चलिए, तो देखो हम यहाँ से चालू करना करते हैं। फॉर एग्जांपल ABCDEF, और हमारा जो लूप है वो है ABCEF है ना, FA, ठीक है। ये पहला लूप है। तो चलिए A से चालू करें। हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास सेकंड टर्मिनल कौन सा है, +8 आएगा, ये पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। फिर हम देखिए करंट जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, -4I1 मान लेते हैं। इसमें करंट क्या है, I1, इसमें करंट क्या है, I2। तो देखो इधर से यदि करंट I1 जा रही है, इधर I2 चली गई, तो इधर क्या होगी, I1 - I2, ध्यान रखना, ठीक है। यदि यहाँ करंट I1 जा रही है, I2 उधर निकल गई, तो क्या बचेगी, I1 - I2। हाँ जी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4I1। इधर आ जाओ नीचे लूप में। जब हम लूप में चलते हुए नीचे आएंगे तो R3 के सिरों पर, R3 कितना है, 4 है, ठीक है, इनटू करंट कितनी है इसमें, I1 - I2। ओके, लौट के आ जाओ, कुछ नहीं है, 0 हो गया। थोड़ा सॉल्व करो, +8 -4I1 +4I2 क्या देखने को मिल रहा है, 8 -8I1 -4I2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 इसमें लगाओ भाई। C पॉइंट से चलना चालू करो, चलो आप लगा के दिखाओ। C से चल रहे हैं, I2 है, तो करंट हमेशा हायर टू लोअर जाती है, तो -I2R2। चलो इधर आ जाओ, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, इधर आ जाओ, ऊपर जाएंगे। तो देखो करंट नीचे आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है, और हम कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो क्या लेंगे, प्लस, कितनी धारा फ्लो हो रही है इसमें, I1 - I2 इंटू R3 = 0। बात आई समझ में। यहाँ हमने माइनस क्यों लिया था, क्योंकि हम इस लूप के अकॉर्डिंग नीचे आ रहे थे, करंट की डायरेक्शन में चल रहे थे, इस वजह से माइनस ले लिया। यहाँ प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन बाद में जब सॉल्व करोगे तो ईजी लगेगा। चलिए R2 कितना है, 2 है, और R3 कितना है, 4 है। सॉल्व करो, -2I2 + 4I1 - 4I2 = 0।
क्या लिख सकते हैं 4i1 माइनस 6i2 बराबर 0, लिख दिया। चलिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर क्या है 2 है। ऐसा करो इसमें 2 का भाग लगा दो पूरी इक्वेशन, तो क्या बन जाएगी देखो, ये बन जाएगी इक्वेशन 4, हाँ जी, माइनस 4i1 माइनस आएगा नहीं प्लस आएगा ना, ये हमने क्या लिख दिया, ये प्लस आएगा भाई, ठीक है, हाँ जी, प्लस 2i2 बराबर 0। आया बात समझ में। अब इन दोनों इक्वेशनों को आप जोड़ दें, क्योंकि किसी भी तरह इक्वेशनों को सॉल्व करके i1 i2 निकालना है। आप इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे देखो, जोड़ने पे ये कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 6i2 प्लस 2i2 बराबर 0, और आप इसको और सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 4i2 और i2 बराबर आ गया 1 एम्पियर। तो आपको याद होगा कि इसमें करंट जो थी हमारी 1 एम्पियर ही थी, ठीक है। चलिए दूसरा, यदि i2 का वैल्यू आपको मिल गया तो आपको इस इक्वेशन में रख लें, i1 का वैल्यू मिल जाएगा, तो 4 इंटू i1 माइनस 6 इंटू 1 बराबर 0, और i1 का वैल्यू कितना है 6/4 मतलब 3/2 एम्पियर या 1.5 एम्पियर। तो इसका मतलब ये करंट कितनी है 1.5 एम्पियर, इसका मतलब आंसर ठीक आ रहा है। तो सेम सवाल लेने की ये फ़ायदा होता है, आंसर आपको पता होता है क्या आएगा, तो हम करेक्ट मेथड इस्तेमाल कर पाते हैं, या हमारे जो मेथड लगाया है उसकी जांच कर पाते हैं कि वो सही लगाया है गलत लगाया है। अब इसमें से करंट निकालनी है तो i1 माइनस i2 कर दो, i1 माइनस i2 बराबर, हाँ जी, 1.5 माइनस 0.5 सॉरी 1 कितना आया 0.5 एम्पियर, इसका मतलब इसमें से कितनी जाएगी 0.5 एम्पियर, ठीक है। एक बार और तरीका बता रहे हैं, इस तरह का सर्किट आए, आपको KVL लगाना है, तो पहले सर्किट के लिए पहली इक्वेशन बनाओ, उसको इजी कर लो। तो हमने डिवाइड करके इजी मेथड में ले आए कि इससे ज़्यादा इजी, हाँ इससे ज़्यादा इजी भी और हो सकता था, 2 का भाग और लगा देते तो और भी हो जाता, ठीक है। तो मतलब इजी कंडीशन में ले आओ, ठीक है। दूसरा, इससे इक्वेशन बना ली, और इक्वेशन बनाने का तरीका आपको बता दिया, इक्वेशनों को सॉल्व करके आंसर निकालना है। हमने होमवर्क में KVL KCL वाले क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, उन सब में आपको KVL लगाना है और उन सभी क्वेश्चनों के आंसर चेक करने हैं। बात आ रही समझ में। जो क्वेश्चन आपको KCL के होमवर्क में दिए गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों में KVL भी लगाना है, इक्वेशन बनानी है और आंसर निकालना है, चेक करना है कि KCL से जो आंसर आ रहे हैं वो क्या KVL में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये करंट निकालने का तीसरा मेथड था, और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। जैसे आपको पोटेंशियल निकालना है तो एक तरीका और देख लीजिए, इसके शुरू में पोटेंशियल कितना होगा, करंट कितनी है 1.5, तो देखो V1 निकालना चाहते हैं तो I1 इंटू R1 कितनी है 3/2, कितना रेजिस्टेंस है 2, तो कितना आ गया 6 वोल्ट। तो यहाँ जो हमारा जो पोटेंशियल है वो कितना है 6 वोल्ट का। यहाँ देखिए करंट कितनी है 1 एम्पियर, वोल्टेज कितना 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, ठीक। आ जाओ इधर चेक करें, करंट कितनी है 0.5, ये कितना है 4, गुणा करो कितना आ जाएगा V3 बराबर 2 वोल्ट, सॉरी हाँ 2 वोल्ट। तो कॉमन सेंस की बात है, ये दोनों प्रतिरोध वैसे भी तो समांतर क्रम में हैं और समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होते हैं, तो हो गया प्रूफ। नहीं आया बात समझ में। B बराबर IR के मेथड से यदि आपको किसी भी यहाँ करंट पता लग गई तो करंट पता लगने से रेजिस्टेंस आपको पता है, वोल्टेज निकाल दीजिए। तो ठीक है, हम एक बार और लिख देते हैं इस स्थिति को, यहाँ स्पेस खाली है। B1 क्या है I1 R1, B2 क्या है I2 R2, B3 क्या है I3 R3। तो I1 कितना है 3/2 और ये कितना है R1 4, कितना आ गया 6 वोल्ट। I2 कितना है जी 1 एम्पियर, R2 कितना है 2, कितना आ गया 2 वोल्ट। ये कितना है 0.5 4, ये भी 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो देखिए हम क्या देख पा रहे हैं, इन दोनों में 2-2 वोल्ट है, बराबर वोल्टेज, इसका मतलब दोनों समांतर क्रम में है, और ये किस में है इन दोनों के सीरीज़ में है। 8 वोल्ट 2 भागों में बट गया, 6 और 2 में, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप इससे निकाल सकते हो। तो जो आप क्वेश्चन हमने होमवर्क में दिए उनमें वोल्टेज भी कैलकुलेट करोगे हर एक रेजिस्टेंस के सिरों पे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।